लास्ट टाइम क्लास में हमने डिस्कस किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। अगर ये बच्चों आपको आता है तभी हमें अच्छे से समझेगा बफर। अगर हमको कॉमन आयन इफेक्ट नहीं आता है तो हमको बफर जल्दी समझने वाला नहीं है, ठीक है। आप लोगों को मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था कि घर पे जाइए प्लीज इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से देखिए, ठीक है, और कोशिश करिए खुद से करने की। बट पता नहीं आपने किया या नहीं, बट थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिवीजन कर रहा हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखाया था। डेफिनेशन था द सप्रेशन इन डिसोसिएशन, द सेपरेशन ऑफ डिसोसिएशन, इसका मतलब होता है, यस हमने लास्ट टाइम क्लास में भी लिखा था, डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इन शॉर्ट इसका मतलब होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है, यस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, राइट, कि एक मोल से कितना मोल जाता है, दैट इज व्हाट वी हैव सेड, अल्फा, राइट। तो हमारा डेफिनेशन क्या है, कंटिन्यू करते हैं। द सेपरेशन इन डिसोसिएशन of a weak electrolyte in the presence of a strong electrolyte, both having a common ion, ये हमने क्लास में भी ये डेफिनेशन को डिस्कस किया है और इसको भी हमने अच्छे से क्लास में पढ़ा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि दोनों के पास में एक कॉमन आयन है, इसी से इनका नाम भी पड़ा है कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल में भी मैंने लिया था, क्लास में भी हमने ये एग्जाम्पल लिया था। हमने एक वीक एसिड लिया था HCN। अच्छा, ये वीक एसिड है तो हमने पढ़ा है आयनिक इक्विलिब्रियम में कि ये पूरा कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं करेगा, क्या बनेगा, एक H+ आयन प्लस Cn माइनस आयन। और हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी लिया था, इसी के साथ में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया था जो था हमारा KCN। ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है इलेक्ट्रोलाइट्स में स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कब होता है, अगर दोनों कंपोनेंट में से एक भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है तो वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। जैसे यहाँ पे जो K है ये कहाँ से आया है, आपका KOH से आया है, और KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसीलिए इससे जो आपका सॉल्ट बना है KCN, ये भी क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा। तो KCN एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जैसे ही आप इसको डिसॉल्व करोगे ये कंप्लीटली क्या होगा, 100% डिसोशिएट करेगा, 100% डिसोशिएशन होगा इसका, ठीक है, और क्या बनाएगा, K प्लस Cn माइनस आयन। बिफोर वी प्रोसीड, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट में आपको बच्चों आना चाहिए एक प्रिंसिपल, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कॉमन आयन इफेक्ट है ये बेस्ड है ली चैटेलियर प्रिंसिपल पे। ली चैटेलियर प्रिंसिपल हमने ये 11th में पढ़ा है, बट अगेन अगर आप लोगों को नहीं आता है तो थोड़ा सा डिस्कस, जो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, ठीक है, कि अगर हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, मैं यहां नीचे कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम को अगर आपने डिस्टर्ब किया, अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, आप डिस्टर्ब इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। ली चैटेलियर प्रिंसिपल में वो सारे तरीके पढ़ते हैं, बट यहाँ पर हम सारे तरीकों को नहीं पढ़ेंगे, जो हमें यूज होने वाला है हमारे 12th क्लास में उसी को डिस्कस करेंगे। अगर हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया बाय एडिंग समथिंग, सम
इधर रिएक्टेंट साइड में आपने कुछ ऐड किया या आपने प्रोडक्ट साइड में कुछ ऐड किया, बाय एडिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्या होगा, आप जब भी इक्विलिब्रियम, कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, अगर आप उसमें कोई चीज ऐड करते हो तो डेफिनेटली वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। ये सब चीजें हमने क्लास में डिस्कस की है, डिस्टर्ब होगा। बट इक्विलिब्रियम अपने आप को ऑटोमेटिकली फिर से कोशिश करेगा क्या करने की, अपने आप को फिर से इक्विलिब्रियम में लाने की। सो इट विल ट्राई टू अचीव अगेन क्या, इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये कैसे अचीव करेगा, तो इधर ये अचीव करेगा अपना कोई तो एक रिएक्शन को फास्ट करेगा। जैसे इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा है, मैं यहां पे लेफ्ट में लिख रहा हूं, इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, इक्विलिब्रियम पे हमने पढ़ा है कि हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को। अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो डेफिनेटली कोई तो एक रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। जैसे हमने अगर रिएक्टेंट में कुछ चीज ऐड किया तो उसका फॉरवर्ड साइड अगर फास्ट हो गया है तो इक्विलिब्रियम अपने आप को, अपना बैकवर्ड रिएक्शन को फास्ट करेगा और क्या करने की कोशिश करेगा, फिर से इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करेगा। तो अगेन इक्विलिब्रियम विल ट्राई टू अचीव इक्विलिब्रियम अगेन बाय ईदर एक सेकेंड, हाँ, वो अपना क्या करेगा, वो अपना फास्ट करेगा रिएक्शन को, इधर वो अपना फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा और वो अपना क्या करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा। ठीक है, और अपने आप फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ये वैसे ही है बच्चों, अगर मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर मैंने एक रिंग लिया और इस रिंग में अगर मैंने एक छोटा सा मार्बल रखा है और इस मार्बल को अगर हमने इस रिंग को हिलाया, ठीक है, तो ये मार्बल क्या होगा भाई, पहले यहाँ जाएगा ऊपर और फिर यहाँ जाएगा ऊपर, बट कुछ टाइम के बाद में वो ऑटोमेटिकली यही पोजीशन पे वापस आ जाएगा, राइट। मतलब पहले जब ये इक्विलिब्रियम पे था, ये जो मार्बल है यहीं पर रहने की कोशिश कर रहा है, बट जैसे ही आपने इसको शेक किया तो ये मार्बल ऊपर नीचे जाएगा, बट वो ऑटोमेटिकली वापस यही पोजीशन पे आएगा क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम पे रहना पसंद है। इसी को नहीं, हमारे यूनिवर्स में वी ऑल ट्राई टू अचीव इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे सबको आना होता है, सब कोशिश करते हैं कि हम इक्विलिब्रियम पे आए। तो ये चीज को हमने क्लास में भी डिस्कस किया था ली चैटलियर प्रिंसिपल में। तो यहाँ पे ऊपर एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे ही हमने ये एग्जाम्पल लिया, जैसे ये यहाँ पे ये वाला रिएक्शन चल रहा था, कौन सा वाला, आई जस्ट हाईलाइट यूजिंग ऑरेंज। ठीक है, हमने ये वाला रिएक्शन चल रहा था हमारा, कौन सा वाला, इक्विलिब्रियम वाला। ठीक है, क्योंकि ये वीक है और वीक प्रोडक्ट से ही हमको क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम। तो ऑलरेडी यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम आया हुआ था। ठीक है, किसके साथ में, HCN के साथ में, H प्लस था और CN माइनस था। बट हमने क्या किया, हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया। कैसे डिस्टर्ब किया, बाय एडिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ही आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया, किसमें, वही सेम वाले सॉल्यूशन में, वही सॉल्यूशन में हो रहा है, ये KCN को भी आपने HCN में ही ऐड किया। तो यहां पर CN माइनस आयन के, मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूं, CN माइनस आयन के सोल्यूशन में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गए। क्यों, क्योंकि KCN एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये बेटा क्या करेगा, ये 100% डिसोशिएट होगा। तो हमारे सोल्यूशन को क्या लग रहा है, हमारे सोल्यूशन को लग रहा है कि ये, ठीक है, हमारे, मैं सोल्यूशन नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ पर वर्ड यूज करूंगा बच्चों, हमारे इक्विलिब्रियम को लग रहा है कि हमारा CN माइनस आयन के कंसंट्रेशन बढ़ गए। ठीक है, आई एम यूजिंग सम एरोज आउट हियर। ठीक है, इक्विलिब्रियम को क्या लग रहा है कि CN माइनस आयन के कंसंट्रेशन बढ़ गए, उसको कम करो। तो उसको कम करने के लिए वो क्या करेगा, इन शॉर्ट उसको लग रहा है कि भाई ये आयन्स बढ़ गए हैं, CN माइनस आयन, इसके लिए उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है, एक्चुअली में हुआ नहीं है, बट CN माइनस आयन बढ़ने की वजह से इक्विलिब्रियम को इफेक्ट हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, CN माइनस आयन को कम करने की कोशिश करेगा। तो कम करने के लिए क्या होगा, वो उसको H प्लस से रिएक्ट कराएगा और फिर से क्या बनाने की कोशिश करेगा, HCN को बनाने की कोशिश करेगा।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई एम यूजिंग ए येलो पेन राइट नाउ। ऑलरेडी ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था। अगर आपको याद है हमारे पहले लेक्चर्स से मैंने हमेशा बोला है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो होता है ये 5% से भी कम होता है, बहुत छोटा होता है, लगभग ये 0.05 होता है। ये नाम भर के लिए पानी के अंदर डिसोशिएट करते हैं। अब ये रिएक्शन और वापस पीछे जा रहा है, मतलब ऑलरेडी ये रिएक्शन हो नहीं रहा था, 5% से भी कम हो रहा था, बट जैसे ही आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो ये रिएक्शन और पीछे जाने लगा। ठीक है, मतलब शायद अभी अल्फा इसका और कम हो गया। ठीक है, यही जो इफेक्ट है अल्फा का, ठीक है, जिसमें अल्फा और कम हो जाता है किसके प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में। अगेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ, मैं यहां पे बड़े अक्षर में लिख रहा हूं, हैविंग अ कॉमन आयन। आई होप आप लोगों को क्लास में भी ये चीज समझा था और अभी मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ तो फिर से आपको यहाँ पे ये समझा है। मैं फिर से रिपीट करूंगा। ठीक है, चाहिए तो हम लोग एक एग्जांपल और लेकर डिस्कस करते हैं। जैसे एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल आता है, ठीक है चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये भी हमारे बुक में है, ये आपके टारगेट में भी है। मैंने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, ये एक वीक बेस ले लेते हैं। चलो इस बार वीक बेस में आता है यस NH4OH। ठीक है, तो NH4OH एक वीक बेस है, तो ये क्या होगा, ये 100% डिसोशिएट नहीं होगा, राइट। और इसमें आपको क्या दिखेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा ये। ठीक है, और यहां पर आपको आयंस क्या मिलेंगे, NH4 पॉजिटिव प्लस क्या मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा OH माइनस आयन। ठीक है, ये एक अगेन मैं बोलूंगा, यहाँ पे मैं रिपीट करूंगा, यहाँ पे बच्चों ऑलरेडी क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम आ जाएगा आफ्टर सम टाइम। अब क्या किया आपने, अब आपने इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया। आपने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया, बट ये इलेक्ट्रोलाइट के पास में जो आयन है वो कॉमन आयन है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे वी विल टेक NH4Cl। अच्छा, NH4Cl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये कैसे पता चला, तो हमने ये Cl को देखा, Cl जो आयन है ये कहां से आया है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है तो ये पूरा का पूरा हमारा जो NH4Cl है ये भी एक क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका रिएक्शन कैसे रहता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोशिएट करेगा और कंप्लीटली NH4 पॉजिटिव बनाएगा ढेर सारे, और साथ में क्या बनेगा, ढेर सारे Cl माइनस आयन। हमको Cl माइनस आयन से कोई लेना देना नहीं है, हमको ये कॉमन आयन से लेना है। ठीक है, कॉमन आयन ये दोनों में कौन है, देखो NH4 पॉजिटिव। सो NH4 पॉजिटिव इज द कॉमन आयन आउट हियर। अच्छा, क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बीकर बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास में ऑलरेडी इक्विलिब्रियम की कहानी चल रही थी। ठीक है, हमने इसके अंदर डाला हुआ था, किसको डाला हुआ था, NH4OH को डाला हुआ था, और कौन सी कहानी चल रही थी, इक्विलिब्रियम आया हुआ था। ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया, हमने इसमें ऐड कर दिया, हमने इसमें किसको ऐड कर दिया, हमने इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दिया NH4Cl। ठीक है, यहाँ पे नोट करिए दोनों के पास एक कॉमन आयन है NH4, दिख रहा है आपको। तो ये कॉमन आयन को जैसे ही, कॉमन आयन वाले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मैंने जैसे ही ऐड कर दिया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब हो गया, इक्विलिब्रियम गॉट डिस्टर्ब। कैसे डिस्टर्ब हुआ, उसको लगा कि भाई NH4 पॉजिटिव के आयंस बढ़ गए हैं, तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, उसको कम करने की कोशिश करेगा। उसको कम कैसे करेगा, रिएक्शन को पीछे भेजेगा। ठीक है, रिएक्शन को, बैकवर्ड रिएक्शन को वो फास्ट करेगा। अच्छा, ऑलरेडी ये कौन सा रिएक्शन था, एक वीक वाला रिएक्शन था, जिसका अल्फा ऑलरेडी बहुत छोटा था, लेस देन 5% था। ठीक है, और जैसे ही आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, ये और पीछे जाने लगा और बैकवर्ड होने लगा, मतलब इसका अल्फा और कम होने लगा, इसका अल्फा और सप्रेस होने लगा। इसी चीज को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर है, आप लोग और भी बहुत सारे एग्जांपल्स को डिस्कस कर सकते हैं। मैं बोलूंगा ऐसे ही आप लोग बुक्स में है, हमारे पास में हाइड्रोजन सल्फाइड और HCl का है,
एवं CH3COH और CH3CONA का है, प्लीज उसको पढ़िए। ये थोड़ा सा एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, बट ये थियोरेटिकल कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सो प्लीज बना के रखिए, ऑलरेडी अच्छे से पढ़ के रखिए ताकि बाकी की भी चीजें क्लिक हो। ठीक है, चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होगा बफर। ठीक है, आज का टॉपिक है अपना बफर। इतना अगर आप लोगों को क्लियर है, मैं 1 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा सा आप सिंक इन कर लीजिए पीछे जाके। ठीक है, कि क्या आपने पढ़ा है कॉमन आयन इफेक्ट में। अगर आपके पास में बुक्स हैं तो प्लीज वो बुक्स को खोल के देखिए। अगर आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखा है, मैंने होमवर्क दिया था आपको, तो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प होगा। चलो आई स्टार्ट। बफर क्या होता है, पहले हम लोग अपनी बुक के डेफिनेशन को ही थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाद में मैं आपको इसका कंसेप्ट भी समझा दूंगा क्या है। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एनसीईआरटी में ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हमारे बुक्स में बहुत लिमिटेड नॉलेज है इसके ऊपर, सो मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा पूरा। जितना अपने बुक में है उतना अपन डिस्कस करेंगे। बफर सोल्यूशन क्या है, इसका अगर आपको डेफिनेशन जानना है तो बफर एक सोल्यूशन है। ठीक है, ये एक ऐसा सोल्यूशन है, मैं यहां पर बना के भी दिखाने की कोशिश करूंगा। चलो मानते हैं ये मेरे पास में एक बफर सोल्यूशन है। अच्छा, ये बफर सोल्यूशन क्या है, अगर मैंने इसके अंदर कोई चीज ऐड किया, ठीक है, जैसे मैंने इसके अंदर एसिड ऐड किया, ठीक है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, अगर आप कोई भी सोल्यूशन में एसिड ऐड करोगे तो उसके पीएच को फर्क पड़ेगा। ठीक है, लॉजिक है कि अगर आप एसिड को ऐड करोगे तो सर उसका पीएच 7 से नीचे भागने की कोशिश करेगा, लेस देन 7 होने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसमें पीएच ऐड कर रहे हो। अगर आपने उसमें बेस ऐड किया, अगर आपने उसमें बेस ऐड किया, ठीक है, तो बेस ऐड करोगे तो क्या होगा, बेस ऐड करोगे तो उसका पीएच 14 की तरफ भागने की कोशिश करेगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 7 होने की कोशिश करेगा। तो बफर क्या है, बफर एक ऐसा सोल्यूशन है बच्चों जो ये चीज को रेजिस्ट करता है, मतलब द सोल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच बिकॉज ऑफ एडिंग ऑफ एसिड और बेस इज कॉल्ड एज अ बफर। ठीक है, मैं पहले लिख लेता हूं डेफिनेशन, मैं फिर से एक बार समझाऊंगा आप लोगों को। सोल्यूशन में हमने अगर एक आपके पास सोल्यूशन है, फिर से समझ लीजिए, अगर आपके पास एक सोल्यूशन है, आपको उसका पीएच मालूम है, जैसे उसका पीएच है, सपोज करते हैं उसका पीएच 7.8 है। ठीक है, आपने उसके अंदर कुछ एक एसिड डाल दिया। अगेन मैं यहां पर बोल रहा हूं ये एसिड भी स्मॉल है और ये बेस भी स्मॉल है, मतलब आपको मैं फिर से बोलूंगा ज्यादा एसिड को वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, चलो आ जाते हैं, आपके पास में एक सोल्यूशन है जो बफर है, और आपने क्या किया, उसमें कुछ बूंदे आपने एसिड के मिला दी। सो जैसे ही आप एसिड ऐड करोगे, डेफिनेटली उसका पीएच, अगर उसका पीएच बफर का 7.5 था, तो एसिड के ऐड करने से वो 7.5 से क्या होगा, शायद कम होगा, 6-5 होने की कोशिश करना चाहिए था अगर वो नॉर्मल सोल्यूशन होता था। बट यहां पर वो नॉर्मल सोल्यूशन नहीं है, वो एक बफर है। तो बफर क्या करेगा बच्चों, बफर इस चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करेगा, मतलब आपने एसिड मिला लिया, उसके पीएच को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आई राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर यू। बफर सोल्यूशन क्या करता है, बफर सोल्यूशन इज डिफाइंड एज अ सोल्यूशन विच रेजिस्ट, मैं बोलूंगा विच रेजिस्ट द effect of acid or base, which resists the effect of acid or pH और base, और मैं यहां पे बोलूंगा और वाटर भी, वो डाइल्यूट भी नहीं होगा, उसका पीएच वो मेंटेन करेगा। ठीक है, बेटर डेफिनेशन मैं बोलूंगा यहां पर एनी सोल्यूशन, मैं 2 डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप दूसरा वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। any solution which resist any change in its pH on adding
इंपॉर्टेंट है यहाँ पर स्मॉल अमाउंट। अगेन अगर आप ढेर सारा डालोगे तो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ये एसिड या बेस आप ऐड कर रहे हो ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ऐड कर रहे हो। ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, एसिड और बेस। इन अदर वर्ड्स क्या मैं बोल सकता हूं, बफर सोल्यूशन क्या करता है भाई, बफर सोल्यूशन अपने पीएच को मेंटेन रखता है, इट मेंटेन्स इट्स पीएच। मतलब आप उसको क्या करो, उसमें एसिड डालो या आपने उसके अंदर कोई बेस डाला तो वो अपने पीएच को फेयरली मेंटेन रखता है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा बट ज्यादा उसको इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे मैं फिर से यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास में ये बफर सोल्यूशन है और चलो मान लेते हैं कि इसका बफर सोल्यूशन का पीएच है 8.1। मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा एसिड डाल दिया। क्या डाल दिया, एसिड। तो एसिड डाला है तो जाहिर सी बात है इसका पीएच 8.1 से लेफ्ट की तरफ सरकना चाहिए था, शायद 7.97 या शायद 7.2 या 6 जाना चाहिए था। लेकिन सिंस ये बफर है इसका पीएच को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, इसने ये एसिड के इंपैक्ट को क्या कर दिया, रेजिस्ट कर लिया। सिमिलरली इसी सॉल्यूशन में अगर मैंने क्या किया, एक बेस को ऐड किया, मैंने अगर इसमें एक बेस को ऐड किया, ठीक है, तो इसने बेस के इफेक्ट को भी, बेस डालोगे तो क्या होगा, ये बफर का जो पीएच 8.1 है वो राइट की तरफ भागना चाहिए था पीएच स्केल पे, बट यहाँ पे ना वो लेफ्ट गया ना वो राइट गया, वो 8 पॉइंट के आसपास ही बना रहा, ठीक है। इट फेयरली मेंटेन्स, थोड़ा बहुत चेंज होगा 8.1 का, शायद 8 हो जाए, 8.2 हो जाए, बट ज्यादा चेंज नहीं होता, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, बट यहां पर हमेशा याद रखिए कि ये जो अमाउंट आप ऐड करोगे वो बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट होगा। ढेर सारा ऐड करोगे तो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है। इतना क्लियर है, आई होप सो। ये आपको डेफिनेशन क्लियर है बफर का, कि बफर क्या होता है। बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जो अपना पीएच को मेंटेन रखता है। अगर आप उसमें एसिड ऐड करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेस ऐड करोगे तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एसिडिक बफर होता है, नाम ही बता रहा है ये एसिडिक बफर है, और दूसरा होता है बेसिक बफर। एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या है, सो अगेन बफर भी एक सॉल्यूशन होता है। ये किस चीज से बना है, ठीक है। तो एसिडिक बफर जो बना है ये एक वीक एसिड से बना होगा, प्लस इसमें एक सॉल्ट है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसमें आई चेंज इट, हाँ, मैं यहां पे क्या बोलूंगा, एसिडिक बफर जो है, एसिडिक बफर जो है ये एक एसिड से बना है। अगेन एक एसिड और एक सॉल्ट से बना है, ठीक है। अच्छा, एसिड में कौन सा एसिड मैं बोलूंगा, यस, ये एसिड जो होगा वीक एसिड का होगा, और ये सॉल्ट जो होगा ना बेटा ये होगा अपना वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। और अगेन यहां पे भी कॉमन आयन दिखेगा आपको, ये जो वीक एसिड है ना यही आपको यहां दिखेगा, ठीक है। मतलब ये वीक एसिड होना चाहिए। इनफैक्ट बफर के जब हम लोग एक्शन को पढ़ेंगे ना वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, मैं पढ़ाऊंगा उसको भी अभी, बट ये समझा आपको। तो एसिडिक बफर क्या होता है, ये एसिड प्लस सॉल्ट होता है, एसिड प्लस सॉल्ट होगा। उसमें एसिड क्या होगा, वीक एसिड, सॉल्ट क्या होगा, ये वीक एसिड प्लस एक स्ट्रॉन्ग बेस का कंपोनेंट होगा, उसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस का कंपोनेंट होगा। अभी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। बट ऑन द अदर एंड चलो आप ही बताइए मुझे कि ये बेसिक बफर क्या होगा। जैसे ऊपर हमने एसिडिक बफर डिस्कस किया, बेसिक बफर में क्या रहेगा, बेसिक बफर में एक बेस होगा प्लस एक क्या होगा आपका, एक सॉल्ट होगा। बट यहाँ पे जो बेस होगा, यस बताइए क्या होगा, ये एक वीक बेस होगा, प्लस ये जो सॉल्ट होगा ये किसका होगा, ये वीक बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा। ये वीक बेस का आपको कंपोनेंट यहां पे दिखेगा, ठीक है। इतना क्लियर है कि आपको समझा एसिडिक बफर कैसा क्या होगा और बेसिक बफर क्या होगा, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं एसिडिक बफर का।
तो एसिडिक बफर में हमने क्या बोला है, देखो यहाँ से मैं ले रहा हूँ। एसिडिक बफर में क्या होता है, एक एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है। तो ये एग्जाम्पल कुछ डिस्कस करते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ, देखो CH3COH क्या एक वीक एसिड है? हाँ। और इसके साथ में सॉल्ट, क्या मैं सॉल्ट ले लूं? देखो CH3COONA, ठीक है। क्या ये अपना क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है? हाँ। क्या CH3COH एक वीक एसिड है? यस, ये एक वीक एसिड है। क्या CH3CONA एक सॉल्ट है? हाँ, ये एक सॉल्ट है। क्या मैं बोल सकता हूं ये CH3CONA में दो जो कंपोनेंट है, ये जो CH3CO है ये किसका है? ये वीक एसिड का है, और इसी वीक एसिड का कंपोनेंट है, देखो। और ये Na जो है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस का कंपोनेंट है, देखो। Na जो है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस का कंपोनेंट है, किसका? NaOH का। क्लियर है? तो ये जो सोल्यूशन होगा बेटा किसका? CH3COH प्लस CH3CONA, ये एक बफर होगा। ये क्या होगा? एक बफर होगा। ज्यादा बेटर होगा मुझे बोलना, ये एक बफर होगा। और इस बफर को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिडिक बफर। क्या बोलेंगे? एसिडिक बफर। और भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। जैसे मैं और एक एग्जांपल यहां पर लेना चाहूंगा, ध्यान दीजिए। चलो HCN को ले लेते हैं। HCN एक वीक क्या है? यस, एक वीक एसिड है। HCN क्या है? एक वीक एसिड है। और हमारा कौन? HCl NaCN ले लो। क्या ले लो? NaCN। देखो यहां पे ये जो CN है ये देखो इसी से आया है। किससे आया है? हमारे वीक एसिड का कंपोनेंट है। और ये Na जो है ये क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस का कंपोनेंट है। कौन से स्ट्रॉन्ग बेस का है सर? यही वाले स्ट्रॉन्ग बेस का है, देखो NaOH का ही है। तो ये जो है NaCN, इसमें कौन है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस है, सॉरी एक वीक एसिड का कंपोनेंट और एक स्ट्रॉन्ग बेस का कंपोनेंट है। तो ये भी हमारे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, ये भी क्या होगा? एक एसिडिक बफर। बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं बच्चों, हम लोग 8-10 एग्जांपल ले सकते हैं। चलो और एक ले लेता हूं मैं, थर्ड वाला। थोड़ा सा देखो क्या आप पकड़ पा रहे हो। हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी एसिडिक है, एक वीक एसिड है। और हम लोग ले लेते हैं K2S। क्या ले लेते हैं? K2S। क्या ये एक सॉल्ट है? हाँ। क्या इसमें इसका कोई कंपोनेंट है वीक एसिड का? है। S दिख रहा है आपको? S माइनस। क्या इसमें कोई स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट दिख रहा है? हाँ दिख रहा है मुझे। K कहां से आया है भाई? एक स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। कौन है? KOH। और ये S क्या है? H2S का है। इनफैक्ट मैं यहां पर ये बोलूंगा कि ये जो K2S का जो S है ये कॉन्जुगेट बेस है बेटा। ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। किसका? H2S का। अगर आपको याद है, अगर हमारे पास में H2S से अगर एक हाइड्रोजन निकल गया 2H प्लस S माइनस, ठीक है, हाँ या ना? तो यहां पे H प्लस ने क्या किया भाई? इसने अगर H प्लस छोड़ दिया तो ये जो होगा ये क्या होगा? हमारा कॉन्जुगेट बेस होगा। और ये कौन है? ये एसिड है उसका, ये कॉन्जुगेट एसिड है उसका। एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है तो वो क्या होगा? उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। तो इसको कॉन्जुगेट बेस के तरफ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? एसिडिक बफर समझा है आप लोगों को? तो विल स्टार्ट विद सम न्यूमेरिकल्स। मैं 1-2 मिनट फिर से दूंगा डिस्कस, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए क्या है बफर, और एसिडिक और बेसिक बफर आपको समझा है या नहीं समझा है। अगेन मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। एसिडिक बफर के अंदर में भी दो मेथड होते हैं बफर बनाने के, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। बट हमारे पोर्शन में बच्चों वो सब चीजें है नहीं। सो जो है हम उसी को डिस्कस करेंगे आगे जाके। हम लोग CET नीट के जब लेक्चर्स लेंगे उसमें विल डिस्कस द रेस्ट पार्ट, ठीक है। चलो हम लोग चालू करते हैं बच्चों। pH, ठीक है, एट द एंड हमको pH ही निकालना है। pH ऑफ अ बफर सोल्यूशन, pH ऑफ अ बफर सोल्यूशन। तो pH ऑफ बफर सोल्यूशन, पहले इसका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? तो pH का फॉर्मूला है pH
इज इक्वल टू pKa। अगेन ये एसिडिक बफर के लिए मैं बोल रहा हूं, pH ऑफ अ बफर सोल्यूशन में भी हम लोग ये एसिडिक बफर का फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। pH विल बी इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10। यहां पे ऊपर है बच्चों सॉल्ट का कंसंट्रेशन और नीचे है एसिड का कंसंट्रेशन, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे किसने दिया है, बट पहले इस चीज को हम लोग प्रूफ कर लेंगे। हमको अगेन प्रूफ पार्ट भी नहीं है, बट एक बार प्रूफ पार्ट आपको आएगा तो आपको सम्स करने में थोड़ा ज्यादा इजी पड़ता है, ठीक है। ये जो है ये पीएच का फॉर्मूला है, एसिडिक पीएच बफर का। करें इसको थोड़ा डिस्कस करें। चलो यहां पर एसिडिक बफर है तो पहले एक एसिडिक बफर ले लेते हैं। तो एसिडिक बफर में अभी हमने ऊपर डिस्कस किया भाई, एसिडिक बफर का क्राइटेरिया क्या है, हमको एक वीक एसिड चाहिए प्लस हमको एक सॉल्ट चाहिए। अच्छा अगेन ये सॉल्ट में क्या होना चाहिए, ये सॉल्ट में ये वीक एसिड का कंपोनेंट होना चाहिए प्लस एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं अपना CH3COH, CH3COOH। क्या ये एक वीक बेस एसिड है? हाँ। तो क्या ये कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा? नहीं। क्या बनाएगा? CH3COH क्या बनाएगा? CH3 यस COO माइनस प्लस क्या बनेगा? H प्लस आयन, ठीक है। और ये वाला जो कंपोनेंट है सॉल्ट वाला कंपोनेंट, ये अपना कौन हो गया? वीक एसिड वाला कंपोनेंट। और अभी हम लोग ये सॉल्ट वाला कंपोनेंट यहाँ नीचे ले लेते हैं। बताइए अभी ऊपर हमने डिस्कस किया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का CH3COONA, ये क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग है तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा, CH3COO माइनस प्लस Na पॉजिटिव। देखो यहाँ पे भी एक कॉमन आयन दिख रहा है, ठीक है। आगे जाके जब हम लोग इसका एक्शन पढ़ेंगे ना वहां पे हम लोग इसके कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग बफर सोल्यूशन के फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं तो हम उसके एक्शन को जब पढ़ेंगे तब उस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो इसका अगर मैं बोल रहा हूं कि आप इसका Ka लिखिए, ठीक है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट पढ़ा है ना हमने इसको, Ka, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसका Ka? ठीक है, आना चाहिए अभी कम से कम, अभी हम लोग ये चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? कंसंट्रेशन लिखोगे। किसका कंसंट्रेशन लिखोगे? रिएक्टेंट का, CH3CO माइनस और किसका? H प्लस का, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स अपॉन क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट साइड, राइट। अच्छा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ऊपर देखिए, ऊपर इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन को देखिए, वीक एसिड वाले रिएक्शन को देखिए। क्या मुझे बताइए ये वीक एसिड वाला रिएक्शन, ये वीक एसिड वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है? ये वीक एसिड वाले रिएक्शन में सर हमको पता है जितने भी वीक एसिड वाले रिएक्शंस होते हैं या वीक कंपोनेंट वाले रिएक्शन होते हैं उसमें अल्फा बहुत कम होता है। इतना पढ़ा है हमने? तो हमने पढ़ा है कि अल्फा उसका बहुत कम होता है, लेस देन 5% होता है। ये मैं पहले लेक्चर से चिल्ला रहा हूं, लेस देन कितना होता है? 5%। मतलब जब आप कोई लिक्विड लो, ठीक है, कोई सोल्यूशन लो और उसमें आपने क्या डाल दिया? वीक एसिड डाला, तो एक्चुअली में CH3COH को अगर हमने इसमें डाला है कोई सोल्यूशन में, कोई वाटर का सोल्यूशन वाटर में आपने डाल दिया, तो क्या होगा? इसके अंदर ये जो CH3COH है ये टूटने वाले ही नहीं है। मतलब इसके अंदर, ये सोल्यूशन के अंदर आपको पूरा का पूरा एसिटिक एसिड ही मिलेगा और सिर्फ 5% क्या रहेंगे उसमें? 5% आपको CH3CO माइनस दिखेंगे। मींस अगर मैंने थोड़ा सा इमेजिन करिए यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर चलो सपोज करते हैं मैंने ये 1 मोलार ले लिया। क्या ले लिया? 1 मोलार। इसी सोल्यूशन के अंदर मैंने इसके अंदर 1 मोलार किसके ले लिए? CH3COH के, ठीक है। अच्छा बताइए इक्विलिब्रियम आने के बाद क्या होगा? इक्विलिब्रियम आने के बाद क्या मैं बोल सकता हूं कि इसमें से कुछ डिसोशिएट करेंगे? वो अल्फा वाला कहानी पूरा का पूरा याद है, बट अल्फा कितना है? बहुत कम है। मतलब ये जो CH3COM माइनस जो बना है आयन, ये आपका 5% से भी कम है। और अभी हमने ऊपर बच्चों पढ़ा कि जब ये कॉमन आयन होगा तो ये रिएक्शन पीछे की तरफ भागेगा।
पीछे की तरफ जब भागेगा मतलब ये और कम डिसोशिएट होगा। मतलब यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ, ये बहुत कम होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब बहुत कम रहेंगे इसके, किसके, CH3CO माइनस के। मींस यहां पर जब मैं CH3CO माइनस की कंसेंट्रेशन की बात करूंगा तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये पूरा का पूरा अपना क्या रहेगा, एसिड का कंसेंट्रेशन लिख सकता हूं मैं यहां पर। अरे हाँ या ना, मतलब ये CH3COH का जब कंसेंट्रेशन आपको डालना होगा इस फॉर्मूला में, हम ये पूरा का पूरा क्या लिख सकते हैं, एसिड का। अच्छा नीचे देखिए थोड़ा सा, जब हमने इसको पानी में डाला ये तो लगभग 0 है। अच्छा यहाँ पे जो CH3CO माइनस का कंसेंट्रेशन आप लिख रहे हो, इसमें दोनों के कंसेंट्रेशन होंगे, हमारे वीक एसिड के भी रहेंगे, प्लस प्लस बताइए हमारा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का भी रहेगा। ये CH3CO माइनस दोनों से आ रहा है, देखो ये इससे भी आ रहा है और ये अपना नीचे वाले कंपोनेंट से भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको किसका लिखना है, दोनों का लिखना है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला अप्रोक्सीमेटली 0 है। अगर वो अप्रोक्सीमेटली 0 है तो यहाँ पे ये जो कंसेंट्रेशन आया है किसका, CH3CO माइनस का, ये कहां से आया है सर, ये सिर्फ सॉल्ट से आया है। ये किससे आया है, ये वाले सॉल्ट से आया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये अगर 1 मोलार में ले रहा हूं तो ये 100% डिसोशिएट कर रहा है, तो ये कुछ देर के बाद में 1 मोलार हो जाएगा और ये भी 1 मोलार हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो CH3CO माइनस है, ये पूरा का पूरा इसका जो कंसेंट्रेशन है कहां से आया है, जितना सॉल्ट का कंसेंट्रेशन था, सॉल्ट का 1 मोलार था, तो ये भी कितना हो गया, 1 मोलार। मैं यहाँ पे थोड़ा गंदगी मचा रहा हूं, बट प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं फिर से नीचे जाके मैं ये फिर से ये चीज को डिस्कस कर रहा हूं। मेरे पास में क्या था, एक बफर सोल्यूशन है, CH3COOH, CH3COH हार्डली ये कर रहा है क्या, डिसोशिएट, क्योंकि एक वीक एसिड है, तो ये क्या बनेगा, CH3CO माइनस प्लस प्लस H प्लस आयन बनेंगे आपके, ठीक है। अच्छा हमने एक स्ट्रॉन्ग, सिंस एक बफर है तो बफर में ये कौन हो गया आपका, ये वीक एसिड वाला कंपोनेंट हो गया। और क्या लेना है आपको बफर बनाने के लिए, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में इसी का कंपोनेंट होना चाहिए, तो हमने क्या ले लिया, CH3COONA। क्या है ये सर, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये 100% डिसोशिएट करेगा, क्या बनाएगा, CH3CO माइनस प्लस क्या बनेगा, Na पॉजिटिव। क्या ये 100% डिसोशिएट करेगा, हाँ, क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ऊपर वाला 5% से भी कम करेगा, क्यों, क्योंकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और भी कम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, कॉमन आयन दिख रहा है, तो कॉमन आयन के वजह से ये और पीछे भागेगा, मतलब ये 5% से भी कम होने की कोशिश करेगा, मतलब ये ऑलमोस्ट होगा ही नहीं, नाम भर के लिए इसका डिसोसिएशन हो रहा है, किसका, CH3COH का, ठीक है। तो यहां पर अगर फिर से अगर मैं यहां पे Ka लिख रहा हूं, Ka का फॉर्मूला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट साइड। अगेन Ka आप किसका लिख सकते हो बच्चों, Ka आप वीक वाले कंपोनेंट का लिख सकते हो, हाँ या ना, यही तो पढ़ा है हमने। तो Ka आप किसका लिखते हो, वीक एसिड वीक बेस का। तो यहाँ पे ये जो वीक कंपोनेंट है कौन है अपना, CH3COH, इसका आप KO लिखोगे तो हमने पढ़ा है कि भाई वहां पे कंसंट्रेशन किसके आएंगे, प्रोडक्ट साइड के कंसंट्रेशन ऊपर आएंगे, CH3COO माइनस, और अच्छा और किसका कंसंट्रेशन रहेगा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, और नीचे कौन आएगा, प्रोडक्ट का, तो CH3COOH। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बोलना चाहूंगा कि ये रिएक्शन जब हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे आपको कभी भी यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया है कि सिर्फ आपको यहाँ पर एसिड का रखना है। यहाँ पे जब मैंने ये बीकर के अंदर ये पूरा का पूरा बफर लिया है, तो ये बफर के अंदर दोनों चीज हो रहा है। यहाँ पे आपके पास में CH3COH भी है और साथ में आपने यहाँ पे क्या ले लिया है, CH3COONA लिया है। तो CH3, अच्छा इसके वजह से भी बच्चों इसके अंदर क्या आएगा, CH3CO माइनस आएगा, और इसके वजह से भी क्या आएगा, इसके अंदर CH3CO माइनस आएगा।
तो यहाँ पे जो ये कंसंट्रेशन आप लिखने वाले हो क्या पे Ka के इक्वेशन में, ये आपके दोनों के कंबाइन कंसंट्रेशन को लिखने वाले हो। यहाँ पे जो ये लिखोगे ना आप कंसंट्रेशन किसका, CH3CO माइनस का, हमने पढ़ा है कि यहाँ पे आपको वीक कंपोनेंट का ही लिखना होता है, बट अगर वो सोल्यूशन के अंदर और भी कंसंट्रेशन है CH3CO माइनस के तो आपको उसको भी ऐड करके लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का जब हम कंसंट्रेशन लिख रहे हैं, अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूं आपको कि जब मैंने ये वीक कंपोनेंट लिया था, चलो मानते हैं मेरे पास में ये 1 मोलार था, मैंने ये बफर इसके अंदर 1 मोलार क्या लिया है, ये CH3CO माइनस सॉरी CH3COH हमारा एसिटिक एसिड को कितना लिया मैंने 1 मोलार। सिंस ये एक वीक कंपोनेंट है और ये हार्डली डिसोशिएट कर रहा था, और दूसरा चीज कॉमन आयन इफेक्ट भी लग रहा है, तो ये जो CH3CO माइनस होगा ये वाला, ये ऑलमोस्ट 0 होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा 0। मतलब ये जो ऊपर हमने CH3CO माइनस के जो कंसंट्रेशन लिखे हैं ये कहां से आया, क्योंकि ऊपर वाला तो हो ही नहीं रहा है, मतलब ये जो CH3CO माइनस आप लिख रहे हो ये पूरा का पूरा कहां से आया है आपका, ये पूरा का पूरा आपका सॉल्ट से आया है। तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन नहीं लिख के मैं किसका कंसंट्रेशन लिख सकता हूं, सॉल्ट का। देखो ना, यही तो CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन आप इधर लिख रहे हो। सर ये क्या होगा, क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे अगर मैं ये 1 मोलार ले रहा हूं तो ये भी 1 मोलार हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग क्या है, ये एक हमारा एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, तो ये पूरा का पूरा 100% डिसोशिएट होके ये बनेगा। तो यहाँ पे CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन ना लिख के मैं किसका कंसंट्रेशन लिख सकता हूं, सॉल्ट का कंसंट्रेशन। और यहाँ पे ये नीचे वाला प्लीज ये भी देखने की कोशिश करिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर वाला आगे जा ही नहीं रहा है, ये बिल्कुल डिसोशिएट नहीं कर रहा है, मतलब ये 1 मोलार था ये तो 0 ही है, मतलब ये डिसोशिएट ही नहीं कर रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा CH3COH का कंसंट्रेशन यहाँ लिख सकते हो आप। CH3COH किसका है बच्चों, ये एक एसिड है, इसीलिए यहां से क्या मैं नेक्स्ट स्टेप में ये लिख सकता हूं, देखो क्या मैं नेक्स्ट स्टेप में ये लिख सकता हूं, इतना बोलने के बाद तो एटलीस्ट आपको समझ में आना चाहिए, K की जगह पे मैं लिख सकता हूं K विल बी इक्वल टू, ऊपर CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन ना लिख के मैं क्या लिखूंगा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन। ऊपर और कौन है, H प्लस का कंसंट्रेशन, नीचे कौन है, कहां से आया भाई, वो किसका कंसंट्रेशन लिख रहे हो आप, वो आप एसिड का कंसंट्रेशन लिख रहे हो। यहां से अब बताइए मुझे, क्या मैं H प्लस का कंसंट्रेशन लिख सकता हूं, हाँ देखो H प्लस को मैंने एक साइड ले लिया, H प्लस का अगर मुझे कंसंट्रेशन निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, देखो Ka इंटू क्या हो जाएगा, एसिड का कंसंट्रेशन, और उसके नीचे कौन आ जाएगा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन। इतना क्लियर है। अच्छा अब हमने क्या किया भाई, आप दोनों साइड में मल्टीप्लाई बाय log 10 कर लो, एक्चुअली मल्टीप्लाई कर लो माइनस log 10 से, क्या कर लो माइनस log 10 से, तो क्या होगा माइनस log टू द बेस 10, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा एक साइड में, और ये साइड में भी देखो माइनस log लगेगा, सो माइनस log टू द बेस 10 क्या होगा, Ka देखो मल्टीप्लाई है K इंटू एसिड, तो माइनस log 10 Ka होगा माइनस log टू द बेस 10 एसिड होगा, और ये क्या होगा, ये नीचे है, नीचे के लिए जब हम लोग माइनस लिखते हैं तो ऊपर आके वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो प्लस log टू द बेस 10 किसका हो जाएगा, सॉल्ट का, ठीक है। अच्छा यहां से क्या मैं ये बोल सकता हूं, हमने pH पढ़ लिया है, ये क्या होता है भाई, ये pH होता है, हाँ या ना, ये क्या है, जैसे pH लिखा है आपने, यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं, बोलो pKa, और ये वाला जो पूरा का पूरा है माइनस log 10 और प्लस, देखो ना माइनस log, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं माइनस log 10 एसिड, हाँ या ना, और प्लस log टू द बेस 10 किसका, सॉल्ट का। भाई ये हमने पढ़ा है log A माइनस log B है, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं log टू द बेस 10, ऊपर आएगा सॉल्ट और नीचे कौन आ जाएगा, बोलो एसिड, मतलब ये पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, log टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं प्लस log टू द बेस 10
सॉल्ट अपॉन एसिड, ऊपर आ जाएगा सॉल्ट, नीचे आ जाएगा एसिड। क्लियर है इतना? ये जो है बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं हेंडरसन। ये जो अभी हमने प्रूफ किया है, यही जो है इसको बोलते हैं हम लोग हेंडरसन हेसेलबाल्च इक्वेशन। ये क्या है आपका? हेंडरसन हेसेलबाल्च इक्वेशन। फिर से हेंडरसन हेसेलबाल्च इक्वेशन क्या है? पीएच एसिड के लिए क्या होगा? पीएच विल बी इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10, ऊपर आएगा सॉल्ट और नीचे आएगा एसिड। ऊपर आएगा सॉल्ट का कंसंट्रेशन, नीचे आएगा एसिड का कंसंट्रेशन। क्लियर है? इसी को हम लोग बोलते हैं हेंडरसन हेसेलबाल्च इक्वेशन। अच्छा, ये आपने किसके लिए लिखा? ये आपने लिखा एसिडिक बफर के लिए। किसके लिए लिखा? एसिडिक बफर के लिए। बेस के लिए आप खुद से लिख सकते हैं। बेस के लिए क्या मैं बोल सकता हूं? ये POH होगा, विल बी इक्वल टू P, बेस के लिए KB आता है, प्लस log 10। सॉल्ट के जगह पे क्या आ जाएगा? सॉल्ट के जगह पे सॉल्ट ही रहेगा सर। एक सेकेंड ना, हाँ, सॉल्ट के जगह पे क्या रहेगा? सॉल्ट के जगह पे सॉल्ट ही रहेगा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन। और एसिड की जगह पे आप किसका कंसंट्रेशन ले लोगे? बेस का कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक बफर। ये क्या हो गया? बेसिक बफर। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आई विल बी यूजिंग बोथ दिस फॉर्मूलाज टू डू फ्यू सम्स। एक 4 से 5 सम है, वो सम करने के बाद में अपना बफर खत्म हो जाएगा। सो कल शायद आप लोग जब क्लास में आएंगे, एक हाफ एन आवर के अंदर विल बी एबल टू कंप्लीट द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस थिंग। और उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 1-1.5 घंटा लगेगा, बट यस, कल हम लोग क्लास में आयोनिक इक्विलिब्रियम को कंप्लीट कर देंगे।